हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी में ब्राह्म चिन्हों को हम पढ़ेंगे आज, और ब्राह्म चिन्हों का ये तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। दूसरे और पहले वीडियो में हमने ब्राह्म चिन्हों को बताया था, ठीक है। इस तीसरे वीडियो में हम ब्राह्म चिन्ह 6वें पॉइंट से पढ़ेंगे। 5 ब्राह्म चिन्हों को हम दूसरे वीडियो में और पहले वीडियो में हमने कुल कितने ब्राह्म चिन्ह होते हैं बहुत डिटेल से बताया है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसको हम। ब्राह्म, उपब्राह्म या अपूर्ण ब्राह्म, उपब्राह्म या अपूर्ण ब्राह्म। तो उपब्राह्म या अपूर्ण ब्राह्म का चिन्ह इस तरह से होता है, ठीक है ना। जिस तरह इसको हम विसर्ग भी बोलते हैं। उपब्राह्म या अपूर्ण ब्राह्म का चिन्ह एक विसर्ग की तरह होता है, इसीलिए हम इसे विसर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। इसका प्रयोग कब किया जाता है? तो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए, किसी कथन को अलग दिखाने के लिए उपब्राह्म या अपूर्ण ब्राह्म या विसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर से सुनिए, हमने क्या कहा? किसी कथन को अलग दिखाने के लिए, किसी कथन को अलग दिखाने के लिए या किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं उदाहरण। भगवान राम के अनेक नाम है, भगवान राम के अनेक नाम है। तो यहाँ पर हमने कौन सा चिन्ह लगा दिया? उपब्राह्म या अपूर्ण ब्राह्म। तो यहाँ पर भगवान राम के बारे में, यानी राम व्यक्ति भगवान राम के बारे में हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि उनका रघुपति नाम है, राघव नाम है, रघुनंदन नाम है, ठीक है। ये उनके नाम है, तो उनके नामों के बारे में बताया जा रहा। तो यहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? उपब्राह्म चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अगला आता है विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तो ये कथन है, किसी कथन को अलग दिखाने के लिए विज्ञान, और फिर यहाँ पर लगाए हमने उप या अपूर्ण ब्राह्म, वरदान या अभिशाप। तीसरा है व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? सत्य, रज और तम। सत्य, रज और तम। यहाँ पर अपूर्ण ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो ये कथन है, इन कथनों को हम अलग दिखा रहे हैं। एक कथन ये और एक कथन, इस कथन को हम क्या कर रहे हैं? अलग दिखा रहे हैं। कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया। तो एक कथन तो ये हो गया, कृष्ण ने अर्जुन को क्या किया? प्रेरित किया। और यहाँ पर हमने उपब्राह्म लगाया और युद्ध शुरू हो गया। तो ये जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया, जब उनको बहुत अच्छे से समझाया, तो फिर अर्जुन किसके लिए तैयार हो गए? युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया। एक कथन तो ये हो गया। ये दूसरा कथन है, तो किसी कथन को अलग दिखाने के लिए एक कथन ये है और एक कथन ये है, तो उनके बीच भी क्या लगेगा? हमारा उप या अपूर्ण ब्राह्म या विसर्ग चिन्ह का प्रयोग होगा। अगला आता है नाटक में पात्र के नाम के बाद, यदि हम कोई रंगमंच कार्यक्रम करें या नाटक संवाद करें, तो उसमें भी हम उपब्राह्म या अपूर्ण ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नाटक में पात्र, पात्र मतलब होता है जो किसी का रोल यानी करेक्टर कर रहा हो, ठीक है। भरत, भरत किन से बोले? राम से। भरत राम से बोले। यहाँ पर भरत के बाद क्या आएगा? यहाँ पर आपका अपूर्ण ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। आप अयोध्या चलें और राज करें। तो भरत, फिर आएगा उपब्राह्म, राम से बोले कि आप अयोध्या चलें और वहाँ पर क्या करें? राज करें। अगला आता है राम भाई से बोले। राम किससे बोले? भाई से। तो यहाँ पर क्या आएगा? अब यह संभव नहीं है। तो नाटक में किसी का पात्र या किसी का नाम के, नाटक में कोई किसी का अभिनय या नाटक कराए या उनके नामों के नाम पात्र के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला चिन्ह आता है हमारा निर्देशक चिन्ह। एक होता है निर्देशक चिन्ह और एक होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह छोटा होता है, निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है। योजक चिन्ह छोटा होता है, निर्देशक चिन्ह क्या होता है? बड़ा होता है। और इंग्लिश में हम इसे निर्देशक चिन्ह को डैश बोलते हैं। तो निर्देशक चिन्ह देखिए, ये निर्देशक चिन्ह है
इसका प्रयोग कब किया जाता है? निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से लंबा, थोड़ा लंबा होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निर्देश देने के लिए किया जाता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तो ये हमने लगा दिया निर्देश। उन्होंने क्या निर्देश दिया? सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तो क्या कहा उन्होंने, क्या निर्देश दिया, क्या कहा उन्होंने? तो यहाँ उन्होंने, हमने चिन्ह लगा दिया, निर्देश चिन्ह लिया। अब बता रहे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और जो इस तरह के ये चिन्ह है, इसको हम उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। इसको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। ये हमारा क्या है? निर्देशक चिन्ह। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, फिर लगाएगा निर्देश चिन्ह, क्या कहा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये जो डबल कॉमा लगे इनको उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह बोलते हैं। अगला आता है संवादों को लिखने में। संवादों को लिखने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम, श्याम के बाद आएगा निर्देशक चिन्ह, तुम कहाँ पढ़ते हो। दूसरा है मोहन, मोहन बोला मैं राजकीय विद्यालय में पढ़ता हूँ। तो संवादों को लिखने में भी तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निर्देश देने के लिए, संवादों को लिखने में, और किसी विशेष सूची में, हमें किसी विशेष सूची को अलग दिखाना हो, किसी लिस्ट में बहुत सारे व्यक्तियों के नाम हैं, या घर का कोई सामान मंगाना है, कोई भी एक सूची बताना है, तो प्रथम श्रेणी में 5 छात्रों के नाम, जैसे एक विशेष सूची बता रहे कि फर्स्ट डिवीजन में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, तो उसमें प्रथम श्रेणी में 5 छात्रों के नाम निम्नलिखित हैं। तो नाम निम्नलिखित हैं, तो उससे पहले भी हम इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब किन किन के नाम हैं वहाँ पर, जैसे राम, मोहन, सोहन, सोना, मोना, जो भी हैं उन सब के यहाँ पर नाम आएंगे। अगला चिन्ह आता है हिंदी में, अगर सबसे ज़्यादा कहा जाए कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो हिंदी में सबसे ज़्यादा अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा चिन्ह है हिंदी में, दूसरा सबसे ज़्यादा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह छोटा होता है, निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है, योजक चिन्ह निर्देशक चिन्ह से छोटा होता है। और सबसे ज़्यादा हिंदी में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा सबसे ज़्यादा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है योजक चिन्ह बोलें या संयोजक या सामसिक चिन्ह। योजक चिन्ह को हम संयोजक सामसिक चिन्ह भी कहते हैं। तो देखिए, दो विपरीत शब्दों के बीच जब आपने देखा होगा, जैसे दिन रात लिखें, जब हम विलोम शब्द पढ़ते हैं तो दिन रात के बीच में भी थोड़ा सा एक ऐसे डैश लगा होता है, उसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। तो जैसे कोई भी दो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द हों, जैसे दिन रात, लाभ और हानि, इनके बीच लगता है। दो समानार्थी शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कपड़ा और लत्ता, तो कपड़ा और लत्ता दोनों समानार्थी शब्द हैं, इनके बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाए। धन दौलत, धन और दौलत दोनों समानार्थी शब्द हैं, तो इनके बीच भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला आता है समान संज्ञाओं के बीच। संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, स्थान या किसी के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो समान संज्ञाओं के बीच भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोले राम राम, तो राम और राम दोनों संज्ञाएं हैं, तो राम और राम के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर हम बोलते हैं घर घर, तो घर और घर दोनों संज्ञाएं हैं, तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरा आता बूंद बूंद, तो बूंद बूंद भी क्या है? संज्ञा है, गांव गांव में, है ना। अगला आता है जब एक सार्थक शब्द हो और दूसरा निरर्थक शब्द है। जब एक सार्थक शब्द हो, दूसरा निरर्थक शब्द हो, तो उनके बीच भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं पानी वानी पी लिया, जब कोई मेहमान घर पर आता है तो हम ऐसे एकदम, या कोई आपका दोस्त फ्रेंड आता है तो उससे बोलते हैं और भाई पानी वानी पी लिया। पानी का तो हमें सार्थक शब्द है, पानी का तो अर्थ पता चलता है, वानी क्या होता है, तो हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं भाई साहब पानी वानी पी लिया। तो एक तो पानी क्या है? हमारा सार्थक शब्द है, वानी हमारा निरर्थक शब्द है। तो एक सार्थक और एक निरर्थक शब्द हो, तो उनके बीच भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं।
जल्दी जल्दी बोल दो। और भाई रोटी वोटी खा ली, तो रोटी का तो सार्थक शब्द है, रोटी तो पता है, वोटी क्या होती। अब वो रोटी बोटी मत समझना कोई। अगला आता है अनाप शनाप। तो अनाप और शनाप ये दोनों क्या है, एक सार्थ और एक नर्तक है। अगला आता है दो संयुक्त क्रियाओं के मध्य। दो संयुक्त क्रियाओं के मध्य भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मारना और पीटना, ये संयुक्त क्रिया है, तो संयुक्त क्रियाओं के बीच भी इस योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पढ़ना और लिखना, तो दोनों संयुक्त क्रिया हैं, पढ़ना और लिखना संयुक्त क्रिया है, ठीक है। तो इनमें हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला आता है तुलनात्मक शब्द। तुलनात्मक शब्द, जब हम किसी शब्द या किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे शब्द किसी दूसरे व्यक्ति से करें, तो तुलना करने में हम सा सी से का प्रयोग करते हैं। और सा सी से शब्द से पहले हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कमल से पैर, कमल से पैर, यानी हम पैरों की तुलना किससे करा रहे हैं, कमल से करा रहे हैं। तो कमल से पैर, पैरों की तुलना हम कमल से करा रहे हैं। यहाँ तुलनात्मक प्रयोग हो रहा है, तो से आया है, से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कलीसी कोमल, बहुत मुलायम है, बहुत सॉफ्ट है, ठीक है, बहुत कोमल है। तो कितनी कोमल है, कली जैसी है। तो कलीसी कोमल यानी कोमलता, कलीसी कोमलता, बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर सी से पहले भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अगला आता है हमारा द्वित्व और शब्द युग्मों भी। आपने देखा शब्द युग्म में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कभी कभी, हंसते खेलते। अगला आता है कारक चिन्हों। कारक चिन्हों में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोलें कम से कम, हम वैसे नॉर्मल भाषा में कम से कम डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन कम से कम में यहाँ पर भी आएगा से, ये से ना और का, से ना और का हमारे कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्हों से पहले और बाद में हम इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, यहाँ पर है कौन से 8वें के बाद 9वें नंबर का देखें। 9वें नंबर का लिखा है लोप सूचक वर्जन, लोप सूचक चिन्ह या वर्जन। तो देखिए यहाँ पर लोप सूचक या वर्जन चिन्ह। तो लोप सूचक वर्जन चिन्ह का क्या होता है सिंबल, शुरुआत में क्या होता है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, फिर डैट 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 डैश प्लस प्लस प्लस। तो लोप सूचक या वर्जक चिन्ह होता है। इसका प्रयोग कब किया जाता है, अपनी बातों या कथनों को लिखते समय, अपनी बातों या कथनों को लिखते समय कुछ शब्दों को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब हम कोई शब्द या वाक्य लिखें और कुछ शब्द हम छोड़ दें और आगे बढ़ जाते हैं, तो उसे हम लोप सूचक या वर्जन चिन्ह कहते हैं। जैसे जब हम किसी को बातें कहते हैं, जब हमने कहा देखो सावधानी से बोलना, देखो सावधानी से बोलना, वरना समझ जाओ, अब डेड 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 वरना समझ जाओ आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखो सावधानी से बोलना, तो यहाँ पर हम अपनी बात कह रहे हैं, दूसरे से कह रहे हैं भाई साहब कायदे से बोलना, बिल्कुल बेस हिसाब से बोलना, वरना समझ जाओ आपका क्या आने वाला है। अगला आता है रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में 3 डैश होते हैं। इस अपन लोग क्या करते हैं, रिक्त स्थान में बहुत सारे डैश का प्रयोग करते हैं, लेकिन रिक्त स्थान में 3 डैश का प्रयोग होता है। तो इसमें 3 डैश होते हैं। वाक्य में उचित शब्द, खाली जगह छोड़ देते हैं, और वाक्य में उचित शब्द को भरने के लिए रिक्त स्थान का प्रयोग करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में डैश 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 जिले हैं। तो बताइए उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, उत्तर प्रदेश में 75 जिले। यहाँ पर कितना भरा जाएगा, 75 भरा जाएगा। अगला आता है पद चिन्ह या रेखांकन चिन्ह। पद चिन्ह या रेखांकन चिन्ह। तो यहाँ पर एक पद चिन्ह या रेखांकन हम कब करते हैं, जब कोई महत्वपूर्ण शब्द को हमें दिखाना हो। जैसे कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है,
तो कामायनी हमें रचना शब्द बताना है। कामायनी एक रचना है किसकी? जयशंकर प्रसाद की। तो इसको हमने हाईलाइट, एक महत्वपूर्ण वाक्य में शब्द है तो इसको हमने हाईलाइट कर दिया। तो किसी शब्द को हाईलाइट दिखाने के लिए हम कामायनी शब्द इसमें रेखांकित चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला आता है विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह देखिए क्या होता है, वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए करते हैं। विवरण चिन्ह क्या होता है? वाक्यांश में जानकारी या सूचना या निर्देश, वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वचन के दो भेद हैं, वचन के दो भेद हैं तो निर्देशक विवरण चिन्ह आएगा। अब कौन कौन से हैं वो हम लिख देंगे। सर्वनाम के 6 भेद हैं, यहाँ पर विवरण चिन्ह आएगा तो विवरण दे दीजिए, बता दीजिए कौन कौन से नाम हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़े हैं यहाँ पर विराम चिन्हों को। विराम चिन्हों के हम 12 चिन्ह पढ़ चुके हैं। एक वीडियो और बनाएंगे, उस लास्ट वीडियो में सारे विवरण चिन्हों को हम बहुत डिटेल से कवर करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं।